हाथरस गैंगरेप पीड़िता की मृत्यु के बाद देर रात किया गया अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन। सीएम योगी ने मामले की जांच के लिए एसआईटी की गठित। बाबरी विध्वंस पर 28 साल बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को किया बरी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत 32 लोग हुए बरी। फैसले पर कई नेताओं ने जाहिर की खुशी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष के घर पर की गई बैठक। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी, जेडीयू और लोजपा मिलकर लड़ेंगे चुनाव। 2 दिनों में हो सकता है सीटों का बंटवारा। इस गैंगरेप मामले में पीड़िता के अंतिम संस्कार के बाद पूरे देश का गुस्सा उबाल पर है। आज दिल्ली में यूपी भवन के बाहर लोगों ने जमकर हल्ला बोला और वहीं डीयू के छात्रों ने भी डिमांड किया है कि जितनी जल्दी अंतिम संस्कार करने में की गई है, उतनी ही जल्दी आरोपियों को सजा देने में भी दिखानी चाहिए। देखें क्या है पूरा। हाथरस की दलित बेटी की मौत के बाद अब देश भर में आक्रोश का माहौल है। इसके खिलाफ पूरे देश में गुस्सा दिखाई दे रहा है। दिल्ली से लेकर हाथरस तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन के बाहर यूथ कांग्रेस समेत कई राजनीतिक संगठनों का प्रदर्शन हुआ। इस विरोध में आम लोग भी शामिल थे, जिनमें काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं, जो लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था, जितनी जल्दबाजी अंतिम संस्कार में की गई, इतनी जल्दबाजी आरोपियों को सजा देने में दिखानी चाहिए। अगर इसी तरह उन्होंने रेपिस्ट के खिलाफ फौरन एक्शन लिया होता तो यूपी में इस तरह रेप नहीं हो रहे होते। अगर इसी तरह का वो प्रॉम्प्ट एक्शन रेपिस्ट के खिलाफ यूपी में लेते तो ये है योगी सरकार जो गुंडों को संरक्षण देती है, रेपिस्ट को संरक्षण देती है। हम यहाँ पे आज प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज शुरू हो गया है और रात के 2 बजे अंधेरे में पुलिस ने उस लाश को जलाया है। आप जो अत्याचार करने वाले हैं उनको समर्थन कर रहे हो और ये मोदी सरकार गुंडा राज चला रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी छात्रों ने इस वारदात की निंदा की और पीड़ित परिवार को जल्द इंसाफ और दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की। प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर प्रदर्शन स्थल से हटाया गया। इस प्रदर्शन में जेएनयू और आईसा के स्टूडेंट्स भी प्रदर्शन में शामिल हुए। बैरिकेड्स लगाकर इन प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। ये मांग है यूपी सरकार से कि जो यूपी के अंदर घटना हुई उसके अंदर जो दिख रहा है कि लगातार वहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ही खराब है और ये घटनाएं लगातार और रोज हो रही हैं यूपी के अंदर। तो हम यूपी सरकार से मांग करते हैं कि इसकी न्यायिक और सही तरीके से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और जो दबंगई लगातार ये जो दलित का जो क्वेश्चन है ये लगातार हम देख रहे हैं यूपी के अंदर केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं और हम ये डिमांड करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो। शांति रूप से प्रोटेस्ट करने आए थे जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है और ये मोदी के गुंडे और ये दिल्ली पुलिस के जितने भी लोग हैं हमें अपने शांति रूप से प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन ये समझ ले कि ये पहली ऐसी घटना है जो मोदी राज को उखाड़ के फेंकेगी। हाथरस की पीड़िता को हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। हाथरस की पीड़िता ने जीव काटने के बाद भी संघर्ष किया। अब इस मामले में राजनीति भी जमकर हो रही है। कांग्रेस समेत कई पार्टियां इस पर सरकार को घेर रही हैं। उत्तर प्रदेश से एक बार फिर शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दुष्कर्म का शिकार हुई दलित युवती की मौत हो गई है, जिसके बाद बुधवार तड़के उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया और इसके बाद आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी ही है। परिवार का कहना है कि उनकी रजामंदी के बिना बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो वहीं पुलिस ने सफाई देते हुए कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ये गलत आरोप है, जिसके बाद सीएम योगी ने एक एसआईटी टीम का भी गठन किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म का शिकार होने वाली 19 वर्षीय दलित युवती के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार तड़के कर दिया गया। पीड़िता के भाई ने मीडिया को बताया, पुलिस ने जबरन शव को ले लिया और मेरे पिता को दाह संस्कार के लिए साथ ले गए। जब मेरे पिता हाथरस पहुंचे तो उन्हें पुलिस द्वारा तुरंत शमशान ले जाया गया, जबकि हाथरस पुलिस ने इन सभी आरोपों से इंकार किया है और नोटिस जारी कर कहा, पुलिस और प्रशासन ने परिवार की मौजूदगी में पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया। इस तरह से पीड़िता के शव को देर रात परिजनों की मर्जी के खिलाफ प्रशासन द्वारा अंतिम संस्कार कर देने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और बसपा प्रमुख मायावती ने योगी सरकार को घेरा है। प्रियंका गांधी ने बुधवार को ट्वीट के माध्यम से लिखा, रात को 2:30 बजे परिजन गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन हाथरस की पीड़िता के शरीर को उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जबरन जला दिया।
सपा मुखिया मायावती ने पुलिस के ऐसे गलत रवैये की कड़ी शब्दों में निंदा की। इतने हंगामे के बाद अब इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के लिए एक एसआईटी गठित कर दी है। एसआईटी एक सप्ताह में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। में 6 दिसंबर 1992 में ढाए गए विवादित ढांचे में आज सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 साल बाद अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत अन्य सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि मस्जिद का विध्वंस सुनियोजित नहीं था। अदालत ने कहा कि किसी भी आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले। जज ने कहा कि आरोपियों के ऑडियो में आवाज साफ नहीं थी। अदालत ने लाल कृष्ण आडवाणी, जोशी, उमा भारती, नित्य गोपाल दास, कल्याण सिंह और सतीश प्रधान को छोड़कर सभी 26 अभियुक्त फैसले के वक्त अदालत में मौजूद थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी बेटी के साथ घर पर बैठकर अदालत का फैसला सुना। इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उनके करीबी लोगों ने मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी ने घर के बाहर आकर अपनी खुशी जाहिर की और लड्डू बंटवाकर सबका मुंह मीठा कराया। सभी आरोपियों के बरी होने के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी और जय श्री राम के नारे लगाए। वहीं अदालत के फैसले के बाद मनोज तिवारी और रवि किशन ने अपनी खुशी जाहिर की। बहुत प्रसन्न है आज हम और बात की बिहार में चुनाव है और सभी नेताओं के चेहरे पर तनाव है, तो फिर वो एनडीए का समर्थक हो या फिर आरजेडी के महागठबंधन का कोई भी नेता हो, इस मामले को लेकर अब सरगर्मी तेज हो गई है। एलजेबी के बदलते हुए तेवर को देखते हुए लग रहा था कि इस बार मामला कुछ गड़बड़ होगा, लेकिन इस बार भी एनडीए के गठबंधन में नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा बनेंगे। आगे की रणनीति जानने के लिए देखें। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के ऐलान के बाद से ही बिहार चुनाव पर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सीट बंटवारे से लेकर आगे की रणनीति को लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर कई वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेताओं ने बैठक में बिहार चुनाव की रणनीतियों का खाका तैयार किया है। हमारे लिए भी एक सीखने का अवसर है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसका पूरा निर्वाह करेंगे। वहाँ का जो हमारा यूनिट है, संजय जी हमारे अध्यक्ष है, भूपेंद्र जी प्रभारी है, इन्होंने बहुत अच्छा वर्किंग वहाँ पर किया हुआ है, इसलिए मुझे कोई बहुत वहाँ तकलीफ नहीं है। और हम सब लोग मिलकर, जैसा भूपेंद्र जी ने अभी बताया कि जो हमारा गठबंधन है उसको ठीक ढंग से हम गठबंधन की बातचीत पूरी करेंगे, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और मेरा विश्वास है कि एक बहुत अच्छी जीत एनडीए को प्राप्त होगी। आज जिस प्रकार से मैं पिछले 2 महीने में देख रहा हूँ, मोदी जी के प्रति जिस प्रकार का प्रेम और स्नेह बिहार में देखने को मिलता है और साथ साथ नीतीश जी की सरकार ने जो काम किया है, तो हमारे इस गठबंधन का नेतृत्व राज्य में नीतीश जी ही करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग अच्छे तरीके से चुनकर आएंगे। बैठक में सीट बंटवारे और चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई और पिछले कुछ दिनों से लोजपा के तेवर को देखकर लग रहा था कि एनडीए में कुछ बदल सकता है, लेकिन बैठक में साफ हो गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ा जाएगा। यहाँ तक कि जीतन राम मांझी की पार्टी भी जेडीयू को समर्थन दे रही है। गौरतलब है 1 अक्टूबर से विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 71 सीटों के लिए नामांकन शुरू हो जाएंगे, लेकिन अब तक एनडीए और महागठबंधन से घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले। उनका पूरा परिवार मुख्यमंत्री से इसलिए मिलने गया क्योंकि वो मौत के पहलुओं पर कुछ अहम बातें करना चाहते थे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने कहा था कि एनसीबी की जांच सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में बाधा बन रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट।
पटना के रहने वाले और बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता केवल कृष्ण सिंह और उनके परिवार के सदस्य बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने करीब 45 मिनट तक मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की। सूत्रों का कहना है कि सुशांत के पिता ने मुख्यमंत्री से सुशांत मामले में न्याय दिलाने का निवेदन किया। वहीं जनता दल यूनाइटेड के सूत्रों ने इस मुलाकात को एक शिष्टाचार मुलाकात बताया। सुशांत के पिता के साथ साथ सुशांत की बहन और बहनोई भी साथ थे। फिलहाल सुशांत की मौत की जांच सीबीआई कर रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनावी माहौल में सुशांत की मौत का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। तो दूसरी तरफ एनसीबी ने बुधवार को बॉलीवुड अभिनेत्रियों दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान सहित अन्य किसी को भी क्लीन चिट दिए जाने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। इन सभी से अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सामने आए ड्रग एंगल को लेकर पूछताछ की जा रही है। कोरोना का ग्राफ तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। देश के साथ साथ पूरी दुनिया में इसका ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब पूरी दुनिया में 3 करोड़ 35 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और भारत में पिछले 24 घंटे में 80,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे, जिसके बाद आंकड़ा अब 62 लाख को पार कर चुका है। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 35 लाख से ज्यादा हो गया है और मरने वालों का आंकड़ा 10,06,576 हो चुका है। भारत में बुधवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से पिछले 24 घंटे में 80,472 नए मामले सामने आने के बाद कुल संख्या बढ़कर 62,25,763 हो गई है। वहीं संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या 51,87,825 हो गई है, जिससे स्वस्थ होने वालों की दर 83.33% पर पहुंच गई है। जबकि पिछले 24 घंटे में 1,179 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 97,497 हो गई है। देश में राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली इन राज्यों में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 14,976 मरीज बढ़े और 19,212 लोग स्वस्थ भी हो गए। अब तक राज्य में कुल 13,66,129 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वहीं कोरोना संक्रमित हुए 36,181 लोगों की जान जा चुकी है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,227 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,76,325 हो गई है। वहीं अब तक कुल 5,320 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में अब तक 3,36,000 से ज्यादा संक्रमित ठीक हो चुके हैं। मंगलवार को 3,981 मरीज मिले और 5,711 ठीक भी हुए। समय 52,160 एक्टिव केसेस हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से भारत में पिछले 24 घंटों में 10,86,688 टेस्ट किए गए हैं। अब तक कुल 7,41,96,729 किए जा चुके हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.